हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले भी सभी बबुआ एंड बबुनी को गुड मॉर्निंग। बाबू, पिछले क्लास में आप लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने उनके प्रारंभिक जीवन एवं राज्याभिषेक के बारे में क्या कर लिया है? अध्ययन कर लिया है। क्या क्या पढ़ाया था मैंने, याद है ना? हाँ, आप खड़े हो जाओ बाबू। हाँ, बताओ बबुआ, तुम फिरोज शाह का जन्म कब हुआ? बता ना तो बस बोर्ड पर मार फेंक के मारेंगे। हाँ, पड़ोसी खड़े हो जाओ। कब हुआ फिरोज शाह का जन्म? बहुत बढ़िया, बैठो। तो हम लोगों ने किसके बारे में जाना पिछले क्लास में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। देखिए, आज हम लोग फिरोज शाह की नीतियों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसमें से बहुत सारी उनकी नीतियां जो थी उसका अध्ययन हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। आज फिर से हमें उनकी कुछ प्रमुख नीतियों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हमें जानना है कि फिरोज शाह ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी। देखिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सर्वप्रथम उसने क्या किया? जितने भी ऋण पंजिकाएं थी, लोन रजिस्टर, इसको क्या कर दिया? उसने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। किसके कहने पर? मलिक मकबूल यानी खाने जहां मकबूल के कहने पर उसने क्या किया था? ऋण पंजिकाओं को नष्ट कर दिया था। अब इसके पश्चात उसने दूसरा कौन सा प्रमुख कार्य किया, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो उसका दूसरा जो सबसे प्रमुख काम था वो था वजीर पद की नियुक्ति। किस पद की नियुक्ति? वजीर पद की नियुक्ति। और इसने वजीर के पद के रूप में किसको नियुक्त किया? तो बबुआ मेरे, इसने वजीर के पद के रूप में खाने जहां मकबूल को क्या किया था? नियुक्त किया था। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। तीसरा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वह था रक्तपात की नीति का विरोध, है ना, यानी निषेध। रक्तपात की नीति का निषेध मतलब समाप्ति। प्रतिबंध लगवा दिया उसने अपने राज्य में बेवजह किसी को परेशान करने पर। चौथा जो हम लोगों ने जाना था वह था फिरोज की राजस्व एवं आर्थिक सुधार। इसी में हम लोगों ने फिरोज शाह द्वारा वसूले जाने वाले 4 प्रमुख कर जजिया, जकात, खम्स और खराज का क्या किया था? अध्ययन किया था। हाँ, एकदम इस तरह से आपको अच्छे से समझना है, एकदम एक दूसरे से जोड़कर समझना है वो, बिल्कुल। आप खड़े हो जा बबुआ, बबुनी, बताओ कि फिरोज शाह तुगलक एमबीटी का कौन था? कौन था बबुनी? बढ़िया से बताओ। ससुर था जी। तोरा का मतलब चचेरा भाई और ससुर में अंतर ना नजर आ रहा है? अरे बकलोलिया पढ़ाए न थे कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के पिता रजब दोनों भाई थे। दोनों कौन थे? भाई। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, चमकाने उमकाने के चक्कर में खाली रहते। चलो ध्यान दो, है ना। अब इसके आगे जो अगली जो व्यवस्था थी जिसमें इसने क्या किया था, काम किया था, वो थी जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा।
जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा। इसी में हम लोगों ने इतलाकनामा के बारे में क्या किया था, अध्ययन किया था, जिसके तहत पेंशन की व्यवस्था की थी फिरोज शाह तुगलक ने अपने वृद्ध एवं रिटायर्ड सैनिकों के लिए। तो यहां तक कोई दिक्कत है मेरे बबुआ एंड बबुनी लोग? है जी, गिदड़ो ढेना मीना सब कोनो दिक्कत है तो बताओ तू लोगों को जी। हाँ, समझ में आ रहा ना? एकदम अच्छे से समझना है। इतिहास न वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, और जो जैसे जैसे आप इतिहास में सीखने के लिए जाओगे मौजा ही मौजा है। एकदम अच्छे से हमें क्या करना है, इस विषय वस्तु का अध्ययन करना है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि भाई इसने और कौन सी नीतियां अपनाई। तो इसकी जो छठी नीति थी ना, किसकी? फिरोज शाह तुगलक की, वह थी खुतबे की प्रथा में परिवर्तन। खुतबा, प्रथा में परिवर्तन। अब आपके मन में हलचल हो रहा है कि गुरुजी ये खुतबा क्या होता है? आप हमको पहले खुतबा समझाइए, उसके बाद समझाइएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने इस खुतबे की व्यवस्था में कौन से परिवर्तन किए। देखिए, जब मैं इल्तुतमिश पढ़ा रहा था ना, तो मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने अपना खुतबा पढ़वाया था। देखिए, खुतबा एक तरह से ना समझिए अपना गुणगान कराना होता है। क्या कराना होता है? जब कोई शासक मस्जिद में अपने नाम का गुणगान कराता हो तो इसी को हम कहते हैं खुतबा। और इस जितने भी शासक हुए ना, उसने क्या किया? अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अर्थात मौलवी मौलानाओं उलमाओं से अपने नाम का कौनची पढ़वाया? खुतबा। यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, कोना दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या क्वेश्चन है? तुम अपने नाम का खुतबा पढ़ाओगे? अरे तोरा नाम का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा। उस समय सुल्तान लोग ना, अभी खुतबा का प्रथा नहीं है। उस समय जो सुल्तान लोग होते थे ना, वो मस्जिदों में अपना गुणगान यानी अपने नाम का गुणगान करवाते थे। हाँ, महिला रजिया के लिए खुतबा ना, रजिया के लिए नहीं गाया खुतबा पढ़ा गया होगा। महिलाओं के लिए, वो महिला पुरुष वर्ग देखे हो कभी महिलाओं का गुणगान की करते हुए कि पुरुषों ने महिलाओं का गुणगान किया है? आपको जल्दी ना दिखेगा, क्योंकि आप पुरुष प्रधान समाज में ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अक्सर आप देखोगे किसी महिला के द्वारा पुरुष की तारीफ करते हुए, लेकिन कोना जल्दी पुरुष वर्ग के द्वारा किसी महिला की प्रशंसा में इस तरह के कार्यों को करते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन बबुनी, अब समाज बदल रहा है, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तू लोग पढ़ाई लिखाई करो, इस सजने संवरने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। हाँ, बहुते एकदम चमक धमक के आएगी। अजबे होती है लड़की लोग। एक तो बाबू जानते हो, इतना अजीब अजीब टाइप की आती है। वो कोचिंग में आई थी, एकदम गमकौआ सब परफ्यूम मार के, हाँ सब गोलट गया था। लड़का लोग हमेशा नकवा उधरे घुमैले रखता था। हाँ, तू लोग परफ्यूम उर्फ्यूम मार के मत आया करो। आया समझ में? एकदम पढ़ने आते हो, पढ़ाई करने आते हो तो पढ़ने आओ। देखो आजकल लड़की लोगों को देखो कि मंदिर जाएगी तो इतना सोच समझ के जाएगी कि मतलब पता नहीं चलता कि भगवान का दर्शन करने जा रही है कि कोना को अपना दर्शन कराने जा रही है कि नहीं? हाँ, समझ रहे हो ना? चलो, तो भाई खुतबा इसने क्या फिर परिवर्तन किया? तो बाबू इसने कहा मौलानाओं को एवं उलमाओं को कि आप मेरे साथ साथ
मेरे पूर्व के शासकों का भी गुणगान कीजिए, है ना। इसने अपने पूर्व यानी मोहम्मद गौरी से लेकर मोहम्मद बिन तक के सभी शासकों का खुतबा पढ़वाया। इसने अपने उत्तराधिकारियों को भी जो है उत्तराधिकारियों के लिए भी खुतबा पढ़ा है। इसने सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए खुतबा नहीं पढ़ाया था। तो आपसे कभी ये बीपीएससी पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने साथ साथ अपने उत्तराधिकारियों एवं अपने पूर्वागामी शासकों या सुल्तानों के लिए भी खुतबा पढ़वाया, वह कौन था? वह था बबुआ एंड बबुनी लोग फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम आप बताइए। हाँ, ईपीआर की सूट वाली। बताओ बाबू कि कौन क्वेश्चन पूछे थे जी? कौन सी पूछे? हाँ, फिरोज शाह तुगलक की माता का क्या नाम था? क्या नाम था फिरोज शाह तुगलक की माता का? जैला। राजा रणमल की क्या थी? वो पुत्री थी। बहुत बढ़िया, लड़की लोग भी आजकल पढ़ती। हाँ एकदम। तुम लोग, हाँ तुम लोग बाबू सोना करते रहो एकदम। अभी एकदम देख रहे पटना में एकदम सीरू बहुत, पटना के लड़का लोग तो और चौपट एकदम बहुत भयानक। काहे वहां जो है ना ये अंबानी जी चौपट करके रख ले सबको। सब एकदम आधार कार्ड लाओ, फ्री में सिम लेके जाओ, एकदम बतियाओ बोल के। हाँ तू लोग इसी में चौपट रहो, ध्यान दो। तो अगले जिसने क्या किया, अपने भी पूर्वागामी शासकों को खुतबा में शामिल किया था, है ना। बहुत अच्छा काम किया इसने। देखिए अब इसके अतिरिक्त, इन सभी नीतियों के अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किए। कैसे कार्य बाबू? लोक, ऐसे कार्य जिससे आम जन का भला होता हो, लोक कल्याणकारी कार्य, है ना। ये किया गया बाबू किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखना है आपको, किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत इसने सबसे पहला काम क्या किया? तो सबसे पहले इसने दास विभाग की स्थापना की, या दासों का उचित प्रबंध किया। यह सल्तनत का पहला शासक था जिसकी दासों में गहरी रुचि थी। किसमें? दासों में। इसने अनेकों दास दासियों की खरीद बिक्री की, है ना। इसके समय में वो बहुत से दास जो है खरीदे गए। इसने दासों की खरीद बिक्री के लिए एक विभाग की स्थापना की, जिसको हम लोग दीवान ए बंदगान के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, बहुत सारे पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है बबुआ कि दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के समय में या सल्तनत के समय में कौन सा विभाग था? तो बाबू मेरे यह दास विभाग था। कौन विभाग था? दास विभाग। और इस विभाग के प्रधान के रूप में अर्ज ए बंदगान नामक अधिकारी की क्या की गई? नियुक्ति की गई। याद रखिएगा, दास विभाग की स्थापना किस नाम से की गई? दास विभाग की स्थापना। विभाग ए बंदगान, है ना, किस नाम से किया गया? विभाग ए बंदगान।
या दास विभाग की स्थापना किस नाम से किया गया? तो दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान नाम से किया गया। तथा अर्श ए बंदगान नाम के अधिकारी या नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई। नियुक्ति की गई। अब भाई ये अर्ज ए बंदगान का काम क्या था? तो ये दासों का निरीक्षण और उसके खरीद बिक्री का प्रबंध करता था। दासों की रख रखाव की व्यवस्था का दायित्व भी इसी के पास था। दासों से संबंधित तमाम हिसाब किताब रखने का काम भी अर्ज ए बंदगान के पास ही था। हाँ, दास व्यवस्था की जानकारी बिल्कुल सही बाबू। किससे मिलता है हमें? याद रखिएगा, इब्न बतूता के रिहला से। इब्न बतूता के किस ग्रंथ से? रिहला नामक ग्रंथ से हमें दास व्यवस्था की जानकारी मिलती है। हाँ, इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता मोरक्को के तेजियर नगर से आया था। ये मोरक्को अफ्रीका में है। वह लगभग 9 वर्षों तक भारत में रहा। और याद रखिएगा, है ना, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और उसी के यात्रा वृत्तांत किताबुल रेहला से हमें दास व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फिरोज के समय में तुगलक वंश में सबसे अधिक दासों की नियुक्ति या खरीद बिक्री हुई। उसके दरबार में कुल 1,80,000 दास मौजूद थे। कितने? 1,80,000। हाँ बबुआ। और वह सल्तनत का पहला शासक था जिसने दासों के पढ़ाई एवं उसको जो है सैन्य अभ्यास इत्यादि कराने के लिए क्या की? खुली छूट दी। हाँ, बाद में जब दास पढ़ लिख कर आते थे तो वह दासों को एक उचित वेतन भी प्रदान करता था। कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से कैसा शासक लग रहा? हाँ भयानक, बहुत बढ़िया। एक शासक को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक ही तो इसके साथ जो है गलत टैग लगा हुआ है, वो है असहिष्णुता का, अर्थात उलमाओं को प्रसन्न करने का, जिसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को क्या दी? यातनाएं दी। क्या उसको ऐसा करना चाहिए? विवशता क्या थी वह? उसकी लाचारी, क्योंकि वह उलमाओं की सहायता से ही तो दिल्ली का शासक बना था। अगर उलमा उसके विरोधी होते तो संभवतः आज हम फिरोज शाह तुगलक का इतिहास नहीं पढ़ रहे होते। हाँ बिल्कुल। देखिए, अब इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था बाबू, दास विभाग की स्थापना के साथ, वो था रोजगार दफ्तर की स्थापना। किसकी स्थापना? रोजगार दफ्तर। अब ये रोजगार दफ्तर क्या है?
है ना। अब सवाल बनता है कि रोजगार दफ्तर क्या है। तो देखिए इसने एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम रखा इन्होंने रोजगार दफ्तर। यहां उन्होंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की और इन अधिकारियों को काम दिया कि हमारे राज्य में जितने भी बेरोजगार लोग हैं आप उसकी सूची बनाइए और आप उनको उनकी योग्यता के हिसाब से क्या है समयानुकूल काम देते रहिए। दैट मीन्स जैसे जैसे मतलब सीट खाली होते जाते थे वैसे वैसे इन नए लोगों को क्या किया जाता था, भर्ती किया जाता था या इनको रोजगार दिया जाता था। फिरोज की इन्हीं नीतियों ने तो कहीं ना कहीं क्या कर दिया, फिरोज के शासन को अस्थायित्व प्रदान किया। बताइए इसके पहले कोई ऐसा शासक है जिसने 37 वर्षों तक लगातार सल्तनत पर शासन किया हो, है ना? नहीं, इसके पहले आपको कोई भी दूसरा शासक नहीं मिलेगा जिसने सल्तनत पर इतने लंबे अरसे तक क्या किया बबुआ मेरे, शासन किया। इल्तुतमिश के बाद, है ना, बलबन के बाद इतने बड़े समय तक शासन करने वाला और कोई भी दूसरा शासक हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है ना। तो आपको इन सभी बातों को क्या रखना है, याद रखना है। इस फिरोज का जो तीसरा महत्वपूर्ण काम था वह था खैरात विभाग की स्थापना। कौन से विभाग की बहू, खैरात। अब ये खैरात विभाग क्या है, आपके जेहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर खैरात विभाग किसको हम कहेंगे, है ना। तो बबुआ मेरे खैरात विभाग का संबंध दान विभाग से, कौन विभाग से, दान, है ना। अब किस चीज का दान किया फिरोज ने, कुछ आइडिया? बताइए आप लोग, कुछ आइडिया है? हाँ, उसने गरीब एवं निसहाय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा। जिन लोगों के पास अपनी जमीनें नहीं थी, जो भिखारी थे, भीख मांग कर अपना जीवन बसर करते थे, इनके भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था के लिए इसने एक विभाग बनाया जिसको हम लोग दीवाने खैरात विभाग कहते हैं। आप याद रखिएगा, इसी विभाग के तहत गरीब परिवार के मुस्लिम कन्याओं के विवाह का इंतजाम किया। किसने? तत्कालिक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। हाँ, कौन सुल्तान? तत्कालिक सुल्तान। इसके पश्चात उसने क्या किया, तो एक और विभाग बनाया जिसको हम लोग कहते हैं दीवान हिस्ताक, दीवान हिस्ताक विभाग। देखिए ये जो विभाग था, इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं निर्धन लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करना था। जो वृद्ध लोग थे, राज्य में जो बूढ़े लोग थे, इनको पेंशन देने के लिए, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम क्या था बबुआ? दीवान हिस्ताक, हिस्ताक विभाग। इसको हम पेंशन विभाग भी बोल सकते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बिल्कुल।
अब बबुआ मेरे समझना भी है, पढ़ना भी है, ये इन सभी चीजों का क्या रखना है, आपको ध्यान भी रखना है ना। चलिए आगे। इसके पश्चात जो अगले विभाग की स्थापना की वह था सिपाह खाना विभाग। कौन सा विभाग? सिपाह खाना विभाग। अब आप बताइए कोई मुझे, ये सिपाह खाना विभाग क्या हो सकता है? सिपाह खाना विभाग की स्थापना। तो बबुआ मेरे, इस विभाग का संबंध चिकित्सा विज्ञान से था, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने कई जो है अस्पताल खुलवाए और वहां रोगियों का मुफ्त इलाज करवाए। इलाज के साथ साथ उसने उनके लिए मुफ्त भोजन एवं औषधियों की व्यवस्था की। यूं ही इसने 37 वर्षों तक शासन नहीं किया, इसके कार्य भी सराहनीय है। इन्हीं कार्यों के कारण इनका जो शासन काल था वो लंबे समय तक चला, जितना कि किसी दूसरे शासक का आपको इसके पूर्व दिखाई नहीं देता है। हाँ एकदम, तू लोग भी लंबे समय तक शासन करना, एकदम जैसे मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी वो अलग है, हाँ एकदम। मोदी जी जो है ना, हमारा समझ लो कि हमारे देश के गौरव है। अभी देख तो इंडिया आज विश्व क्षितिज पर छाया हुआ है, आज इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो बाबू लोग, अब हम लोग यहां से जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। क्या पढ़ना है अब हमें? तो फिरोज शाह तुगलक की सांस्कृतिक उपलब्धियों का क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। हमें जानना है कि उसने कौन कौन से प्रमुख सांस्कृतिक कार्य किए, जिसके कारण क्या आज इतिहास में उनका नाम है। ठीक ना। चलो एक पॉइंट बना लेते हैं सबसे पहले। फिरोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से सांस्कृतिक कार्य किए। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था ना, वो वास्तव में एक, उसके पास भवन निर्माण की अद्भुत कला थी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उसको वास्तुकला का बेहतरीन ज्ञान था। उसने अपने नगर में कई नए भवनों का निर्माण करवाया। भवनों के साथ साथ उसने सड़कें बनवाई, नगरों का निर्माण करवाया, पुल बनवाए और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके कारण उसका जो राज्य था अपनी सांस्कृतिक जो है विरासत के लिए जाना जाता है, जिसने उसके जो प्रशासनिक व्यवस्था थे उसमें 4 चांद लगा दिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम उसने एक विभाग की स्थापना की, अर्थात भवनों, नगरों, पुलों एवं जितने भी स्थापत्य कृतियां थी उसके निर्माण के लिए फिरोज शाह ने क्या किया? और सबसे पहले तो क्या बनाया उसने? लोक निर्माण विभाग। कौन सा विभाग? लोक निर्माण विभाग। ये आपको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है ना। और इसका जो था प्रमुख वास्तुकार कौन था? मलिक सहना। किसको बनाया गया इसका प्रमुख वास्तुकार? तो मलिक सहना। और इसके सहायक की भूमिका जो है वो निभाई किसने? इसके सहायक के रूप में जो है अब्दुल हक को रखा गया। अब्दुल हक, याद रखिएगा।
ठीक ना। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। लोक निर्माण विभाग के साथ ही जो है इसके जो मतलब आप समझ रहे हो कि लोक निर्माण विभाग का उद्देश्य क्या था। तो लोक निर्माण विभाग का उद्देश्य या कार्य था सड़कों, पुलों, नगरों इत्यादि के निर्माण को बढ़ावा देना या निर्माण करना। लेकिन भाई इसके लिए कितना धन खर्च होगा, इस योजना पर कितना धन खर्च होगा, इसके लिए एक और विभाग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया, जिस विभाग का नाम था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। यही विभाग निर्धारित करता था कि किस योजना के लिए कितना धन संपादित करना है, अर्थात जो है लोक कल्याण विभाग को देना है। ये निर्धारित करने का काम कौन करती थी? दीवान ए विजारत। ये याद रखिएगा। दीवान ए विजारत क्या करती थी? तो खर्च तय करती थी। क्या तय करती थी? खर्च तय करती। कोई दिक्कत? क्या करती थी? खर्च तय करती थी। याद रखना है ना, थी यहां लिख देता हूं मैं। क्या करती थी? तो खर्च तय करती थी। आपको ये सारी चीजें याद रखनी। अब भाई इन विभागों ने मिलकर, है ना, कौन कौन से लोक कल्याणकारी काम किए, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है? यहां जानना है। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है बबुआ? हाँ, कोना क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले भी। अभी तो आप लोगों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी यह सुविधा आप लोगों को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। हो जाएगा, आप लोग निश्चित रहिए। देखिए, सबसे पहले जो उसने लोक कल्याणकारी काम यानी जो सांस्कृतिक कार्य किए, उसमें जो उनका सबसे पहला काम था वह था बाबू मेरे नए नगरों का निर्माण। किसका निर्माण? तो नए नगरों का निर्माण। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। सबसे पहला काम क्या था? तो भाई उसने नए नए नगरों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। उसने कुछ भवन भी बनवाए थे, लेकिन इन भवनों के संदर्भ में संदिग्धता है। दैट मीन्स यह प्रमाणित नहीं हो चुक सका है कि इन भवनों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। आपको बस याद रखना, आपसे ऐसे भी सवाल जो है ना वो नगर से संदर्भित ही पूछे जाएंगे। आप ये अच्छे से याद रखोगे। ऐसी कल्पना है या ऐसा इतिहास में वर्णित है ना, तारीख फिरोज शाही में ऐसा लिखा गया है कि इस शासक ने, जो फिरोज शाह तुगलक है, इस शासक ने, है ना, इस शासक ने 300 प्रमुख नगरों का निर्माण करवाया। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा ना बबुआ? हाँ बबुनी, डेफिनेटली आएगा। प्रश्न क्या आएगा हमारे दिमाग में कि सर अभी तो कुल इंडिया में 300 नगर है, तो ये फिरोजवा कहां से 300 नगर बना दिए? अरे बबुआ मेरे, ये बिल्कुल सही नहीं है, 100% सही नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इस फिरोज ने बहुत से नगरों को बनाया होगा। डेफिनेटली इसने बनाया है, ये आपको समझना है। आप जैसे देख लो, है ना, कि उसने जौनपुर नगर को बसाया था। किस नगर को? जौनपुर नगर को। कब बसाया ये मैं बताऊंगा आगे। उसने सबसे पहले कौन से नगर को बसाया? तो उसने जौनपुर नगर को बसाया। किसके याद में बसाया? अब आप बताओ मुझे कि उसने जौनपुर किस नगर के याद में किसके याद में बसाया था? जौनपुर, याद रखिएगा, है ना, जौनपुर। उसने जौनपुर किसके याद में बसाया? तो अपने चाचतो भाई यानी चचेरे भाई जो है मोहम्मद बिन तुगलक के याद में उसने जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक के याद में बसाया था। के याद में
बसाया था। उसके द्वारा बसाए गए और अनेक प्रमुख नगर हैं। जैसे आपने एक नगर का नाम सुना होगा, फिरोज शाह जो है कोटला। कोटला जो एक स्टेडियम है वो, जहां पे क्रिकेट का एक विशाल मैदान है ना। आप लोग सुने भी होंगे आईपीएल वगैरह में या फिर बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में वहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है। तो उस फिरोज शाह कोटला को किसने बसाया? तो आप याद रखिएगा कि उस फिरोज शाह कोटला को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, जहां बाद में उसने अपनी राजधानी भी क्या की थी? स्थानांतरित की थी। तो सबसे पहले उसने किसको बसाया भाई? फिरोज शाह या फिरोजाबाद, है ना। उस नगर का नाम क्या है? फिरोजाबाद, ठीक ना। उसके बाद फिरोजपुर, है ना। हिंसार, है ना, हिंसार। फतेहाबाद आदि प्रमुख नगर, FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। इतने इंपॉर्टेंट नगर हैं जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे कि उसने नए भवन तो ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन शिक्षा के प्रसार के लिए उसने एक स्पेशल नगर बनाया जिसको हम लोग मदरसा ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। ये दिल्ली के निकट बसाया था, जो शिक्षा उस समय शिक्षा का क्या हुआ? प्रमुख केंद्र हुआ। तो मदरसा ए फिरोज शाही। तो ये किस चीज के लिए फेमस था? तो याद रखना बाबू मेरे, ये शिक्षा के लिए फेमस था। किसके लिए फेमस था? ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसके समय में? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। आपको ये याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में शिक्षा के लिए कौन सा नगर फेमस था? तो मदरसा ए फिरोज शाही। बबुनी पढ़ लो, मोबाइलवा क्यों चला रही हो? हम ना देखे। हाँ, बाबूजी मोबाइल चलाने भेजते हैं यहाँ। तुम ही ना ज्योति मौर्य के बारे में पूछ रही थी, बकलोलिया ना। तो तू जो ज्योति मौर्य बनोगी तुम। बताओ, बाबूजी यहाँ पढ़ने भेजते हैं, ये बकलोलिया मोबाइल चला रही है। कोना से बतिया रही थी? किससे बात कर रही थी? मैसेज कर रही थी। किसको? तो उसको बोल के ना आती है कि इतना बजे से क्लास रहता है, बबुआ मेरे बाबू सोना, इतना बजे मैसेज न करना, बड़ा मार मारते हैं सर। बोल देना अगले क्लास से, हाँ बाबू सोना को घर में रख के आया करो। बकलोलिया ना। तो अजीब अजीब लड़कियां होती है। बताओ, बता के ना आएगी? तू लोग बता के आता ना जी। हाँ, बोल के आना कि बबुनी क्लास जा रहे हैं एंड क्लास टाइम नो डिस्टर्ब। एकदम लड़की लोग अजीब होगी। हाँ, क्लासों के टाइम में जो मैसेजवा करके देख रही, अरे देख ली होगी ऑनलाइन है, हम क्लास कर रहे हैं, बकलुआ कोना से बतिया रहा है। अजबे रहेगी, एकदम चौपट कर देगी। तुम लोग एकदम ये सब चीज से बच के रहो। हमारे देखते हो बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जीवन में 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। बताओ कौन कौन सा चीज है वो? हाँ, एगो रेलगाड़ी या बस, मतलब कोई वाहन, और दूसर का डकैत, और तीसर का तो तू लोग खुदे समझ गया, होशियार है। हाँ बबुनी लोग समझ रही हो, समझो। तो बाबू ये सब चीज छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक। सारे लड़की लोग मोबाइल क्लास में साइलेंट करके रखोगे, ठीक ना। चलिए, तो किसके बारे में जान रहे थे हम लोग? शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में। बढ़िया है ना।
अब हम लोग जानेंगे कि इसने बहुत सारे पुराने जो भवन थे, इसके पहले के जो सुल्तानों ने बनवाए थे, उन भवनों का इसने क्या करवाया, मरम्मत करवाया। बहुत सारे भवनों के मरम्मत का श्रेय जो है जाता है, किसको जाता है, वो तो एपस्टी यानी फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो बाबू इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था, तो पुराने भवनों का मरम्मत, पुराने भवनों का मरम्मत। पुराने भवनों में उसने मुख्यतः कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, शमसी महल, इल्तुतमिश का मकबरा इत्यादि के मरम्मत कार्य को करवाया। आप लोग जानते होंगे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ही बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार का जो ऊपरी महल था वो ढह गया था, जिसकी मरम्मत किसने करवाई, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। किस किस चीज का इसने मरम्मत करवाया, तो सबसे पहले कुतुब मीनार, किसका बबुआ मेरे, कुतुब मीनार, लिख लो। कुतुब मीनार दिल्ली का जामा मस्जिद, अलाई दरवाजा किससे संबंधित है, तो अलाई दरवाजा किससे संबंधित है, तो बबुआ मेरे अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। हाँ, तो बाबू लोग अब हम लोग जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के नहर निर्माण योजना के बारे में। उसने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। आप लोगों को क्या करना है, ये याद रखना है कि उसने सिंचाई की सुविधा के लिए क्या किया भाई, तो कई नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें से 5 प्रमुख नहरें। हमें उन 5 नहरों के बारे में क्या करना है, तो जानना है। उसकी जो तीसरी प्रमुख योजना थी वो थी नहरों का निर्माण। किसका निर्माण, तो नहरों का निर्माण, ये याद रखना है। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया था। तो बबुआ आप लोगों को पता है कि मालूम है कोना को कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए नहरों की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है ना, तो यह है, इसकी जो जानकारी मिलती है हमें याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना से। हाँ, एक प्रमुख इतिहासकार है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, उसकी रचना तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही से हमें नहरों की जानकारी मिलती है। और किसके द्वारा बनवाए गए नहरों की, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए नहरों की। तो मैं लिख देता हूं अब यहां याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना तारीख ए
फिरोज शाही से हमें फिरोज के द्वारा बनवाए गए नहरों की जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो हमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए नहरों की जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। और ये नहर क्यों बनवाए गए थे? तो सिंचाई की सुविधा के लिए, है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सर्व नाम का एक अतिरिक्त लगान इन्होंने सिंचाई कर के रूप में वसूला था, जिसका संबंध नहरों से था। नहरों मैंने ये भी आप लोगों को बताया था ना कि क्या हुआ, इसके काल में कृषि का विकास काफी हुआ। क्यों? तो इसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी ना, वो थी नहर। याद रखिएगा, नहरों के कारण यहाँ इनके किसान काफी फलीभूत हुए। किसानों का घर क्या हो गया? बिल्कुल सोने चांदियों से भर गया था। किसानों की जो पत्नियां थी वो आभूषणों से लदी रहती थी, है ना। कोई भी किसान का घर ऐसा नहीं था बाबू जिस घर में उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं हो। आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि तारीख ए मुबारक शाही, मिस्टेक हो गया, तारीख ए मुबारक शाही किससे बाबू? याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना का क्या नाम है? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी और अफीफ की रचना है। आपको ये भी याद रखना है, वो किसकी रचना है? अफीफ, है ना। तो ये जानना है आपको, और जियाउद्दीन बर्नी की। तो भाई तारीख ए मुबारक शाही से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो नहरों के विकास की। किसके विकास की? नहरों के विकास की। और फिरोज शाह तुगलक ने मुख्य रूप से कितने नहरों का निर्माण किया? तो 5। कितने नहरों का? हाईलाइट कर लो बबुआ मेरे। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना तारीख ए मुबारक शाही से हमें फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए नहरों की क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है। कौन सी कर रहा बबुआ? तो ललका से तू रगले हरे, लाल हाइलाइटर से काहे रंग रहा है तू? पियर का ना लेने बोले थे, सुगा पंखी कलर। हाँ, ये पिंक वाला ना चलेगा। तो ऐसा तू हाईलाइट कर रहा है कि दिखबे नहीं करेगा नोट्स। ये पिंकवा तुमको बहुत पसंद लग रहा है। हाँ, कैसा लेना? पियर का लेना, यानी उससे रंग, ठीक ना। तो अब हम लोग जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए प्रमुख नहरों के बारे में। वह 5 प्रमुख नहर जिसका निर्माण उसने करवाया था, तो जान लेते भाई हम इसके बारे में। तो देखो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए प्रमुख नहर, फिरोज के द्वारा बनवाए गए प्रमुख नहर। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने जो नहर बनवाए उसमें से 2 नहर काफी महत्वपूर्ण है। एक नहर था वो उलुग खानी नहर। कौन सा नहर? उलुग खानी नहर, याद रखिएगा, है ना। इस नहर का नाम क्या था? जो पहला नहर था उसका नाम था उलुग खानी नहर। ये यमुना नदी से हिंसार तक फैला हुआ था। कहां तक बाबू? हिंसार तक।
ये याद रखना है। यमुना नदी से कहां तक? हिसार तक, है ना। और इसकी कुल लंबाई थी 150 मील। कितना मील? 150 मील। दूसरा जो प्रमुख नहर था इसका नाम था रजवाही नहर। कौन नहर? रजवाही नहर। और ये कहां से कहां तक था? सतलज से घग्गर तक। सतलज नदी से कहां तक? तो घग्गर तक। और इस नहर की कुल लंबाई 95 मील थी। कितने मील? 95 मील। चलिए एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा नहर है? उलुग खानी। उलुग खानी नहर। लिखते हुए चलना है बबुआ सब। यह कहां से कहां तक था? तो यह यमुना नदी से, लिखिए यह यमुना नदी से हिसार तक 150 मील विस्तृत था। क्या था? तो विस्तृत था। ये याद रखना है। दूसरा मैंने कौन सा कहा? रजवाही नहर। रजवाही नहर यह कहां से था? तो यह सतलज नदी से घग्गर तक 95 मील फैला हुआ था। फैला हुआ था। तीसरा जो मेन नहर था, है ना, तीसरा क्या था? वो मेन जो नहर था, है ना, वह सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक फैला हुआ था। कहां तक? हांसी तक। ये याद रखना है। सिरमौर ये कहां है? सिरमौर हरियाणा में है। हांसी का ये भी हरियाणा में है। सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक, है ना, यहां तक क्या था? ये फैला हुआ था। अपना जो चौथा नहर है बाबू, देखिए 3 नहरों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक ना। पहला उलुगखानी, दूसरा रजवाही, तीसरा सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक, और चौथा जो नहर था ये था घग्गर से फिरोजाबाद तक। घग्गर से कहां तक? तो फिरोजाबाद तक। पांचवा नहर जो था ना वो आपका बना हुआ था यमुना नदी से, यमुना से फिरोजाबाद तक। इन नहरों के निर्माण के कारण फिरोज शाह तुगलक के आय में 2 लाख टंका की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? तो 2 लाख टंका की। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आय में कितनी वृद्धि हुई? 2 लाख टंका की वृद्धि हुई। कितनी की वृद्धि हुई? 2 लाख टंका की वृद्धि हुई। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। नहरों के विकास के साथ साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने बाग भी लगवाए। क्या लगवाया? वो तो बाग बगीचों का निर्माण करवाया उसने। बाग बगीचों को लगवाया।
हाँ याद रखिएगा, उसने दिल्ली में कुल 1200 बाग लगवाए। कितने बाग? 1200 बाग। 1200 बाग लगाए, जिसमें अधिकांश था उसने फलों के वृक्ष लगवाए। और जब ये फल हुआ ना वो, तो इसको इन्होंने मार्केट में बिचवाया और इसको बेचने के पश्चात बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। किसको? तो भाई फिरोज शाह तुगलक को, जिसके कारण उसका राज्य मजबूत हो गया। और भाई एक राजा को क्या चाहिए अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए? तो धन। और उस धन की व्यवस्था का एक बेहतरीन इंतजामात किया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कितने बाग लगवाए थे वो? 1200। इसने 1200 बाग लगवाए, ये याद रखना है। 1200 फलों के बाग लगवाए। अब देखिए फिरोज का जो पांचवा महत्वपूर्ण काम था, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इतिहास में उसको याद किया जाता है, वो था ताश घड़ियाल की स्थापना। ये ऐतिहासिक काम है, क्योंकि ये काम इसके पूर्व के शासकों ने नहीं करवाया था, या यूं कहिए कि इसके पूर्व के शासकों को इस चीज का ज्ञान भी नहीं था और उसकी इन क्षेत्रों में रुचि भी नहीं थी। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि भाई वो करवाया क्या। वो था ताश घड़ियाल की स्थापना। ताश घड़ियाल। अब बबुआ मेरे एंड बबुनी लोग, तुम लोग पूछोगे कि सर ये ताश घड़ियाल कौन सी है? ये तो इसके पहले कभी नहीं सुने थे। नहर सुने, सिंचाई सुने, बाग सुने, राजस्व सुना, हमने हर चीज सुना, लेकिन ये ताश घड़ियाल का है कि पहली बार दिल्ली में आयोजित हुआ था ना बाबू। इसका प्रबंध दिल्ली में पहली बार किया गया था। मैं आपको बतला दूं कि फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसकी विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। किस विषय में बाबू? तो आपको याद रखना, विज्ञान में। जिसके कारण इसने क्या किया? समय के निर्धारण के लिए अपने राज्य में कई प्रकार की घड़ियां लगवाई, जिसमें 2 प्रकार के घड़ी प्रमुख है। एक था जल घड़ी और दूसरा था धूप घड़ी। तो इसने क्या किया? जल घड़ी और धूप घड़ी का क्या करवाया? स्थापना करवाया। ये पूछता है पीसीएस बहुत बार कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने राज्य में या अपने मतलब राजधानी में जो है धूप घड़ी और जल घड़ी लगवाया। आप बता सकते हो एफएसटी। कौन था वो शासक? एफएसटी। तो मैं लिख देता हूं कि इसने दिल्ली में जल घड़ी तथा धूप घड़ी भी लगवाया। और ऐसा करवाने वाला वह सल्तनत का पहला शासक था। आपको ये चीजें याद रखनी है। यहां तक कोई दिक्कत बबुआ लोग? कोई दिक्कत है ना? ना, ठीक। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने अनेक ऐतिहासिक कार्यों में भी रुचि ली। उसकी सबसे जो प्रमुख ऐतिहासिक रुचि थी वह थी अशोक स्तंभों के प्रति। किसके प्रति? तो अशोक स्तंभों के प्रति। उसने टोपरा, है ना, और मेरठ में स्थित 2 अशोक स्तंभों को उखाड़कर जो है लाकर कहां स्थापित किया? तो दिल्ली में, है ना। याद रखिएगा 2 प्रमुख अशोक स्तंभ, एक टोपरा और दूसरा मेरठ को उखाड़कर दिल्ली में स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो आप स्पष्ट कहिएगा कि वह फिरोज शाह तुगलक था। कौन था बबुआ मेरे? फिरोज शाह तुगलक, जिसने दिल्ली और मेरठ और टोपरा में स्थित स्तंभों को लाकर कहां गड़वाया? दिल्ली में। और बबुआ मेरे उसने
टोपड़ा स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है। तो मैं लिख दूं यहां छठा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 6 है ना, वो 6 में क्या होगा? अशोक स्तंभों की स्थापना, स्तंभ को स्थापित करना, स्थापित करना। इसने टोपड़ा तथा मेरठ से स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया, दिल्ली में स्थापित करवाया। इसने टोपड़ा स्तंभ को क्या कहा? तो सोने का स्तंभ कहा। किसका स्तंभ? सोने का स्तंभ कहा, याद रखिएगा। इसने टोपड़ा स्तंभ को किसका स्तंभ कहा? सोने का स्तंभ कहा। तो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, इसका जो अगला महत्वपूर्ण काम था वह था शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा। इसने अपने राज्य में शिक्षा एवं साहित्य के प्रश्रय में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा के विकास के कारण ही तो इसने कई मदरसों का निर्माण करवाया एवं कई पुराने मदरसों की क्या करवाई हो, तो मरम्मत भी करवाई। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। शिक्षा के विकास के कारण ही इसने अपने राज दरबार में 2 प्रमुख विद्वानों, एक शम्स ए सिराज अफीफ तथा दूसरा जियाउद्दीन बर्नी को क्या दिया? संरक्षण प्रदान किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, है ना, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। जहां जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांगीरी तथा तारीख ए फिरोज शाही की रचना की, तो वही शम्स ए सिराज अफीफ ने भी तारीख ए फिरोज शाही की क्या की? रचना की। देखिए, फिरोज ने अनुवाद विभाग का भी निर्माण करवाया था। उसने अपने समय में अनेक ग्रंथों का क्या करवाया? अनुवाद भी करवाया। तो फिरोज का जो 7वां महत्वपूर्ण काम था वह क्या था बाबू आपका? तो वह था शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? शिक्षा। देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा, शिक्षा एवं साहित्य को बढ़ावा, है ना। ये 7वां महत्वपूर्ण काम था इसका। इसके पश्चात इसके समय में जो 8वां महत्वपूर्ण काम किया वो था सिक्कों का निर्माण। किसका निर्माण हो? सिक्कों का निर्माण। अब आप जानते हो कि हम किसी शासक को सुल्तान की उपाधि तभी देते हैं बबुआ मेरे, जब वो क्या ढलवाता हो? सिक्के ढलवाता हो, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नाम का चांदी का सिक्का चलवाया हो, और इसके अतिरिक्त उसने बिख नाम का तांबा और चांदी के भी सिक्के जारी किए। ये आपको याद रखना है। हालांकि उसने भारी मात्रा में सिक्के जारी नहीं किए, लेकिन सिक्कों को जारी करने वाला जो है, जारी करने का श्रेय उसको भी जाता है ना। देखिए, इसके बाद अब हम लोगों को फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक के अभियान, फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए विद्रोह इत्यादि के बारे में जानना है। और बबुआ लोग, अब हम लोग इसके बारे में कब जानेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में जानेंगे हम लोग इन सब के बारे में। और यही से हमारा FST यानी फिरोज शाह तुगलक समाप्त हो जाएगा। तो बाबू लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।